गारंटी दे रखी है इस चीज़ की कि हम ओपीएस बहाल करेंगे। और तो आपके पास क्या रोड मैप है कि आप कैसे बहाल कर सकते हैं? पैसा भी होना चाहिए ना उसके लिए। लगभग 7500 करोड़ रुपया एम्प्लॉइयों का प्राइवेट फर्म के पास है। उसे हर साल हम 14 से 16 करोड़ रुपए मेंटेनेंस का दे रहे हैं उस प्राइवेट फर्म को, क्योंकि उस समय आप सत्ता में थे। 104 करोड़ रुपए इंसेंटिव मिला है हिमाचल प्रदेश सरकार को। 104 करोड़ रुपए में कर्मचारियों का भविष्य बेचा गया इस प्रदेश में, जिसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस है। आज किस मुंह से वो कर्मचारियों की हितैषी बन रही है? देखिए, मुझे लगता है कर्मचारियों को इसे बेहतर तरीके से समझना होगा और उसके बाद ही इस पर अपना निर्णय बनाना होगा। सर, खालिस्तान का मुद्दा बार बार उठता रहता है और अभी भी हम देख रहे हैं कि एक मूवमेंट जो है वो फिर से उभर रहा है। हमने देखा एक लीडर है वहाँ पे, मैं नाम भूल गया उनका, यंगस्टर है और वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटा रहा है गुरुद्वारों में और जहाँ भी वो रैलीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी आरोप लगा रही है कि जब से भाजपा कांग्रेस दोनों आरोप लगाती है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, तो कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट को एक शह मिली है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये जो खालिस्तान का मुद्दा है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें कहीं ना कहीं कनाडा में है। वहाँ पर निश्चित तौर पे हमारी केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश विरोधी गतिविधि कहीं से भी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन करती है। हमें लगता है कनाडा सरकार को दो टूक बोलना पड़ेगा कि उनकी विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है और ओपन रेफरेंडम खालिस्तान पर हो रहा है। ये बहुत हैरानी की बात है और बहुत दुखद भी है और चिंताजनक भी है। हम नंबर 1 नेशन का लक्ष्य लेकर के चले हैं केजरीवाल जी, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है देश की एकता, अखंडता। और इसलिए हम कहते हैं हम कट्टर देशभक्त लोग हैं और देश के खिलाफ कोई भी बात होगी ना कभी उसका समर्थन करेंगे ना कभी उसका सहयोग। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी जिसका एक डायलॉग था कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम, तो वैसा कहा जा सकता है। कल सत्येंद्र जैन को थोड़ी बहुत राहत मिली है। हिमाचल के प्रभारी थे आपके, बड़े फायर मोड में आए थे वो हिमाचल में, थोड़ी बहुत राहत उनको दी गई है। एक जो केस चल रहा था उन पर, हालांकि दूसरे केस स्टैंड पे हैं अभी। क्या लगता है आपको, छूट जाएंगे जेल से? तो कल जो माननीय हाईकोर्ट दिल्ली का जो निर्णय आया है वो निश्चित तौर पे भाजपा के चेहरे पे करारा चमाटा, जो कहते थे कि हम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करते, लेकिन हम एक बात कहते हैं, ये कांग्रेस नहीं है जो बिक जाएगी, ये कांग्रेस नहीं है जो झुक जाएगी, ये कांग्रेस नहीं है जो मिल जाएगी, ये आम आदमी पार्टी है। आप जितना दबाओगे उतना और ऊपर उठ के आएगी। हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी में दोनों पार्टियों के, जिसमें कांग्रेस के ज़्यादा थे, वो शामिल हो रहे थे, है ना। बड़ी संख्या में आपने पार्टी ज्वाइन करवाई, आम आदमी पार्टी। लेकिन अब पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि वही लोग वापस अपनी पुरानी पार्टियों की तरफ में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में बहुत लोग, जब कोई नया दल आता है उसमें टिकट की अपेक्षा से आते हैं या निजी अपेक्षाओं से आते हैं। जो लोग इस अपेक्षा को लेके आए थे, निश्चित तौर पे उनकी जब अपेक्षाएं पूरी होती नजर नहीं आती है तो वापस जाते हैं। एक नियमित प्रक्रिया है। पिछले दिनों उनका एक बड़ा एक वायरल केस हुआ था, फॉरेन में थे कहीं पे, और बोलते कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, एयरलाइंस ने उनको बिठाने से इनकार कर दिया। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस वक्त। उसमें कितनी सच्चाई है उस बात में? और अगर लगता है आपको, अगर सच्चाई है तो बहुत सारे मीम्स बने, उसका बड़ा कुछ हुआ, तो इस तरीके की चीज़ें आम आदमी पार्टी को डेंट डाल सकती है? मैं स्पष्ट कह दूं कि भगवंत मान जी को अब से नहीं, जब वो चुनाव में उतरे थे तब भी इसी तरह निशाना बनाया गया था और उसका हश्र आप देख चुके हैं कि हम कितने बड़े बहुमत से आए हैं। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और आप मेरे साथ देख सकते हैं पंकज पंडित जी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इससे पहले ये एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और जिस भी संस्थान से में इन्होंने काम किया है उस संस्थान को वो संस्थान इन्हें भूल नहीं पाया आज दिन तक, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पत्रकार रहे हैं। और उसके बाद अचानक से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। हमारे भी आपने देखा होगा इंटरव्यू सीरीज़ होती थी या कोई राजनीतिक विश्लेषण होता था, उसमें हम पंकज सर को ज़रूर रखते थे और इनकी जो इन डेप्थ एक नॉलेज होता था हिमाचल की राजनीति को लेकर, उससे डिस्कस करना, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हम इन्हें अपने शो में लाते थे और बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो अब हमें खुद ही विश्लेषण करने पड़ रहे हैं आज की तारीख में। तो सबसे पहले तो पंकज सर, आपने हमें समय दिया, समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस इंटरव्यू में। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश। आप शुरू करते हैं। अब सर आपसे सीधे सवाल करेंगे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी बड़े धूमधाम के साथ उन्होंने एंट्री मारी थी इस इलेक्शन को लेकर। मंडी में केजरीवाल साहब ने इतनी बड़ी रैली की, उसके बाद भगवंत मान केजरीवाल जी खुद कितनी बार यहाँ पे आए, मनीष सिसोदिया बहुत बार अलग अलग जगह पे हिमाचल में आए,
रैलियां की उन्होंने, जनसभाएं की। अब पिछले 15-20 दिन से बिल्कुल शांति सी छा गई है, क्या कारण है? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक रणनीति के तहत अपना कार्यक्रम करती है। सबसे पहले हमने बड़े कार्यक्रम किए। आपने देखा होगा कि जहां कांग्रेस ने अपनी घोषणाएं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीमित कर दी, हमने अलग अलग जगह अपने गारंटी प्रोग्राम किए, जिसमें सिसोदिया जी भी आए, भगवंत मान जी भी आए। केजरीवाल जी लगभग 3 बार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। और उसके बाद हमने अब फील्ड में हमने ज़्यादा ध्यान दिया, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम आजकल चला है डोर टू डोर हमारा गारंटी प्रोग्राम। और ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है। ये कांग्रेस या भाजपा की तरह एक फ़ोटो सेशन नहीं होता कि फ़ोटो खिंचवा दिया आपने। एक बड़ी ये टेक्निकल प्रक्रिया है। डेली हमारे ऐप पे नोट होती है। हमारी एक ऐप है, एक हमारा टोल फ्री नंबर है। अगर आपको मान लीजिए मैंने अपनी गारंटी देनी है, तो आपके फ़ोन से पहले मिस कॉल आएगी टोल फ्री नंबर को, वहाँ से एक OTP आएगा आपके फ़ोन पे। वो OTP एंटर करना पड़ेगा, आपकी डिटेल भरी जाएगी, उसके बाद आपके फ़ोन पे गारंटी लोड की जाएगी, और यूथ और महिला गारंटी हम एक ATM कार्ड के रूप में आपको देंगे। तो ये पूरा डाटा हमारे पास होता है। हमने लगभग हिमाचल प्रदेश में 12 लाख घरों को अपना टारगेट रखा है, जिनमें हमें हर घर में गारंटी पहुंचानी है, 12 लाख घरों में। और आज बड़े खुशी से हम कह सकते हैं 15 दिनों में हम लगभग 4.5 लाख का आंकड़ा छू चुके हैं, जो हमारे लिए अपने आप में बहुत उपलब्धि है। लगभग प्रतिदिन हमारी 350 टीमें इस समय ग्राउंड में लगी है, और डेली हम 30 से 40 हज़ार लोगों को अपनी गारंटियां दे रहे हैं घर घर जाकर। तो अभी हमारा वो है, और जब जैसे ही चुनाव घोषित होंगे अंतिम चरण में, हम लोग भी रैली, बड़े कार्यक्रम, वो पूरा एक जो इलेक्शन वॉर मैनेजमेंट होता है उसमें जुटेंगे, उसमें कोई शक नहीं। एक गारंटियाँ तो चलिए आप दे रहे हैं ना, और बड़ा हाईटेक तरीके से आप गारंटियाँ दे रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं आप, जैसे ATM कार्ड होता है उस प्रकार का बना रहे हैं। उसको फ्यूचर में जैसे महिलाओं को आपने कहा कि 1000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, तो वो उसको इन कैश कर सकती है। लेकिन जब जनता चुनती है अपना प्रतिनिधि, तो उसको कैंडिडेट चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी के पास सभी विधानसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट्स के लायक जो चेहरे हैं वो हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम गारंटी इनरोल कर रहे हैं, उससे हमारी पहुंच पता लगती है। प्रतिदिन 30 से 40 हज़ार घरों को टच करना अपने आप में हमारी जो कैपेसिटी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, उसको दर्शाता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे हर विधानसभा में 3 से 4 लोगों का पैनल है जिन पर सर्वे हो रहा है, और हर चीज़ पे नज़र रखे। ये गारंटीज़ में ये पहली आम आदमी पार्टी है जो गारंटी में हिमाचल प्रदेश में कौन टॉप 10 रहे हैं उनके नाम बाकायदा अपनी फेसबुक पे रोज़ जारी करती है। टॉप 10 जो लोग गारंटी, कोई एक दिन में 800 गारंटी डोर टू डोर दे पा रहा है, कोई 400, टॉप 10 की लिस्ट आती है। तो हर विधानसभा से बहुत अच्छी प्रक्रिया आ रही है। चंबा जैसे, लाहौल स्पीति जैसे सुदूर क्षेत्रों से हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उम्मीदवारों की कमी नहीं है, और हमने पहल करते हुए 4 उम्मीदवार हमने ही दिए थे। हम नई पार्टी थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे, लेकिन वो हमारा संकेत था कि हिमाचल में हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से सीरियस है और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। हमने 4 कैंडिडेट देके अब तथाकथित इन 2 बड़ी पार्टियों को चुनौती दी है कि आप भी जारी कीजिए। वो तो अभी एक सीट भी जारी नहीं कर पाए। चलिए, कैंडिडेट की लिस्ट तो आपने जारी किया 4 कैंडिडेट्स की, आप उसमें आपने बाजी मार ली है कि सबसे पहले, भले ही 4 की हों आपने, लेकिन सबसे पहले लिस्ट जारी करने वालों में आपका नाम आ गया। शुरुआत में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी में दोनों पार्टियों के, जिसमें कांग्रेस के ज़्यादा थे, वो शामिल हो रहे थे, है ना। बड़ी संख्या में आपने पार्टी ज्वाइन करवाई, आम आदमी पार्टी। लेकिन अब पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि वही लोग वापस अपनी पुरानी पार्टियों की तरफ में जा रहे हैं, या जो पहले कांग्रेस में था फिर आम आदमी पार्टी में आया, अब फिर वो भाजपा में चला गया। तो इस तरीके से एक म्यूजिकल चेयर टाइप का गेम चला हुआ है हिमाचल में इस वक्त में, देखा जाए। आपको क्या लगता है, कल की परसों की बात करें तो आपका पूरा का पूरा द्रंग का मंडल जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गया। ठाकुर कौल सिंह की वहाँ पे एक जनसभा थी, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैकफायर कर सकती है आप लोगों को। देखिए, मुझे लगता है पहले तो द्रंग के बारे में बता दूं कि हमारा संगठन का ढांचा है हिमाचल प्रदेश में, उसमें मंडल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे पूरे प्रदेश में कहीं भी हमारा जो है वो कंस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट या मंडल अध्यक्ष नहीं है। हमारे 4 संगठन सचिव काम करते हैं, वो सभी काम कर रहे हैं, द्रंग में कोई नहीं गया है। पुराने कार्यकर्ता कुछ गए होंगे। आम आदमी पार्टी में बहुत लोग, जब कोई नया दल आता है उसमें टिकट की अपेक्षा से आते हैं,
या निजी अपेक्षाओं से आते हैं। जो लोग इस अपेक्षा को लेके आए थे, निश्चित तौर पे उनकी जब अपेक्षाएं पूरी होती नज़र नहीं आती है तो वापस जाते हैं। एक नियमित प्रक्रिया है, जिसे बेहतर लगता है वो आए, क्योंकि जो जाते हैं उनसे कोई शिकवा नहीं है, जो आते हैं उनका पूरा स्वागत है। हमारी ये प्रक्रिया रही है और बहुत लोग अभी भी हमारे संपर्क में हैं। निश्चित तौर पे गुणदोष के आधार पे हम लोग उनके साथ बात कर रहे हैं। जो बेहतर लोग होंगे उनका, आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल की नीतियों का समर्थन करते हैं उनका स्वागत करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी पहचानी ही आम चेहरों के साथ चुनाव लड़ने के लिए जाती है। इतना मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि लगभग 85% हमारे नए चेहरे होंगे, नए चेहरों के साथ ये मैदान में आए। पिछले दिनों भगवंत मान जी जो हैं वो भी आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, हिमाचल में घूमते रहते हैं। पिछले दिनों उनका एक बड़ा एक वायरल केस हुआ था, फॉरेन में थे कहीं पे, और बोलते कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और उनको उनके कारण जो फ्लाइट थी वो डिले हुई और बाद में उनको कैंसिल करना पड़ा। एयरलाइंस ने उनको बिठाने से इनकार कर दिया। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस वक्त। उसमें कितनी सच्चाई है उस बात में? और अगर लगता है आपको अगर सच्चाई है तो बहुत सारे मीम्स बने, उसका बड़ा कुछ हुआ, तो इस तरीके की चीज़ें आम आदमी पार्टी को डेंट डाल सकती हैं? देखिए, मैं पहले तो क्लियर कर दूं, आम आदमी पार्टी ने इस पर अपना स्टैंड पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो बोर्ड नहीं हुए, अगले दिन आए। और साथ ही इस पर निश्चित तौर पे भारत सरकार के भी भाजपा के कुछ एमपीज़ ने जांच की मांग भी की है। मैं स्पष्ट कह दूं कि भगवंत मान जी को अब से नहीं, जब वो चुनावों में उतरे थे तब भी इसी तरह निशाना बनाया गया था और उसका हश्र आप देख चुके हैं कि हम कितने बड़े बहुमत से आए हैं। और एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर एक ऐसी खबर के बुनियाद पर आरोप लगाना जिसका कोई तथ्य ही नहीं थे, वो अपने आप में पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान है। मेरा तो मानना है इस पर भाजपा को पंजाब की जनता से और खासकर पंजाबियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये भगवंत मान जी का नहीं, पूरे पंजाब के लोगों का अपमान है। और आपको अपनी राजनीतिक हितों को अलग रखते हुए एक बड़ी सोच के साथ चलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो किसी देश के नहीं होते हैं, वो उस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भाजपा को और जिन्होंने आरोप लगाया उनको कभी पंजाबियों से निश्चित तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी जिसका एक डायलॉग था कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम, तो वैसा कहा जा सकता है? कल सत्येंद्र जैन को थोड़ी बहुत राहत मिली है, हिमाचल के प्रभारी थे आपके, बड़े फायर मोड में आए थे वो हिमाचल में, थोड़ी बहुत राहत उनको दी गई है। एक जो केस चल रहा था उन पर खारिज, हालांकि दूसरे केस स्टैंड पे हैं अभी, क्या लगता है आपको छूट जाएंगे जेल से? देखिए, मुझे लगता है कि जब पहली बार उन पर कार्रवाई हुई थी हमने तभी ही स्पष्ट कर दिया था कि राजनीतिक उत्पीड़ना के आधार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये मुकदमे बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से वो हिमाचल प्रदेश के कूचे कूचे में, गांव-गांव में स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा हिलती नजर आई और उसके बाद ये सब हुआ। हमने उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन ही पूरे प्रदेश में विरोध किया था और आम आदमी पार्टी ने भी पूरा समर्थन करते हुए माननीय केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा था कि ये व्यक्ति तो वो है जिसने हर गरीब को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की बात की है, इन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए था। बहुत मजाक उड़ाया, बहुत सवाल उठाए भाजपा के लोगों ने। तो कल जो माननीय हाईकोर्ट दिल्ली का जो निर्णय आया है वो निश्चित तौर पे भाजपा के चेहरे पे करारा चमाटा, जो कहते थे कि हम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं, उसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया है। आप मानिए कि भाजपा किस स्तर तक जा सकती है कि जब ईडी के मामले में उन्हें लगा कि उनके पक्ष में मामला नहीं जाता है तो उन्होंने कहा कि हम न्यायाधीश को बदलने की मांग करते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा संज्ञान आज लिया है और ईडी के जवाब मांगा है। निश्चित तौर पे आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, एजेंसियों को आपने कठपुतली बनाया है। हमने पहले दिन कहा था हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरा मानना है जिस तरह से स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट दिल्ली हाई कोर्ट का आया है तो हर बार माननीय जैन जी के मामले को उठाने वाले अनुराग जी, जयराम ठाकुर जी, क्या ये सब लोग अब सार्वजनिक माफ़ी मांगेंगे? और इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। लेकिन हम एक बात कहते हैं, ये कांग्रेस नहीं है जो बिक जाएगी, ये कांग्रेस नहीं है जो झुक जाएगी, ये कांग्रेस नहीं है जो मिल जाएगी, ये आम आदमी पार्टी है। आप जितना दबाओगे उतना और ऊपर उठ के आएगी। सर, खालिस्तान का मुद्दा बार बार उठता रहता है और अभी भी हम देख रहे हैं कि एक मूवमेंट जो है वो फिर से उभर रहा है। हमने देखा एक यंग एक लीडर है वहाँ पे, मैं नाम भूल गया उनका, यंगस्टर है
और वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटा रहा है गुरुद्वारों में और जहाँ भी वो रैलीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी आरोप लगा रही है कि जब से भाजपा कांग्रेस दोनों आरोप लगाती है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, तो कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट को एक शह मिली है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि होती है, वो कोई भी करता है, उसका आम आदमी पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करती और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करती है। जैसे आपने देखा होगा जलंधर में मामला हुआ, एकदम कार्रवाई दोनों पक्षों पे हुई। और निश्चित तौर पे वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि जो खालिस्तान का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इसे उठाया जा रहा है, जिस पर पंजाब सरकार कुछ नहीं कर सकती है। पुन्नू जी धमकी कनाडा से देते हैं फ़ोन से, उन पर तो मान साहब कुछ नहीं कर सकते। और सबसे दुखद पहलू ये है कि अभी एक ओपन रेफरेंडम कनाडा में हुआ, 1,10,000 से अधिक लोगों ने वोटिंग की, जिस पर हमारे विदेश मंत्री जी और हमारे कनाडा के राजदूत ने भी कड़ा ऐतराज़ जताया। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ट्रूडो जी ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया कि हम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो खालिस्तान का मुद्दा है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें कहीं ना कहीं कनाडा में हैं। वहाँ पर निश्चित तौर पे हमारी केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश विरोधी गतिविधि कहीं से भी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन करती है। हमें लगता है कनाडा सरकार को दो टूक बोलना पड़ेगा कि उनकी विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है और ओपन रेफरेंडम खालिस्तान पर हो रहा है। ये बहुत हैरानी की बात है और बहुत दुखद भी है और चिंताजनक भी है। हम नंबर 1 नेशन का लक्ष्य लेकर के चले हैं केजरीवाल जी, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है देश की एकता, अखंडता। और इसलिए हम कहते हैं हम कट्टर देशभक्त लोग हैं और देश के खिलाफ कोई भी बात होगी ना कभी उसका समर्थन करेंगे ना कभी उसका सहयोग करेंगे। इन चुनावों में सबसे बड़े वो कौन से मुद्दे जिनको लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, जो आपके इसमें आगे रणनीति में हम देख सकते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप घेरने वाले हैं मौजूदा सरकार को? देखिए, हमने पहले दिन अपनी एंट्री में शिक्षा और स्वास्थ्य कहा था और बड़ी खुशी की बात है कि आज शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा बने हैं इस प्रदेश में। उसके बाद बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है और बड़े दुख की बात है कि 50 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ही अभी बेरोज़गार है, वो बेरोज़गारी यात्रा निकाल रहे हैं। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, उनके सांसद वरुण गांधी ने आज बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। 1 करोड़ पद खाली है, आप सिर्फ 7 लाख भर पाए, तो अपने आप में उन्होंने भी सवाल उठाया। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद हम बात करेंगे भ्रष्टाचार। निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है, आप देखते होंगे कि हमारी सड़कों की क्वालिटी के लेकर के, दवाइयों की क्वालिटी, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुद्दे हमारे लिए। और ओपीएस, आखिर में ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जो निश्चित तौर पे इस प्रदेश की राजनीति को तय करता है और आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने ओपीएस के लिए क्षेत्र या राजनीति नहीं देखी है। केजरीवाल जी ने साफ कहा है कि केंद्र हो चाहे कोई भी राज्य हो, उसमें जो भी सरकारी नौकरी करता है उसको पेंशन उसका संवैधानिक अधिकार है। वो चाहे फौजी है, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे केंद्र में कार्य करने वाला, चाहे प्रदेश में करने वाला है। और हमने मोदी सरकार से मांग की है कि जिस तरह से आपने एक नोटिफिकेशन से पूरे देश की पेंशन बंद की थी, आप एक से जारी कीजिए ना। हमने प्रदेश में भी कहा है हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हम आपकी पेंशन बहाल करेंगे। इसके लिए तो आपको केंद्र का सपोर्ट चाहिए ना। जैसे पीछे बोल रहे हैं कि पंजाब सरकार ने भी केंद्र से पैसे मांग लिए इस चीज़ के लिए, तो केंद्र क्यों देगा वो पैसे जब वो है ही नहीं इस पक्ष में कि ओपीएस हो? देखिए, मुझे लगता है, और फिर अगर नहीं देता है केंद्र और आपने गारंटी दे रखी है इस चीज़ की कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, और तो आपके पास क्या रोड मैप है कि आप कैसे बहाल कर सकते हैं? पैसा भी होना चाहिए ना उसके लिए। देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा इसमें आर्थिक मुद्दा बनाया जाता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप बताइए कि पेंशन का खर्च कहाँ से निकलता है? क्या सरकार ने अपना 14% कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया है? नहीं दिया है। 14% हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सरकार डालती है, 10% एम्प्लॉय डालता है, वो तो नियमित तौर पे जा रहा है ना, तो खर्चा कहाँ से कम होगा? पेंशन बंद करके बताइए आप। अब क्या हुआ, पहले ये पैसा सरकार के पास रहता था, लगभग 7500 करोड़ रुपया एम्प्लॉइयों का प्राइवेट फर्म के पास है, उसे हर साल हम 14 से 16 करोड़ रुपए मेंटेनेंस का दे रहे हैं उस प्राइवेट फर्म को, और फिर भी हमें सिक्योरिटी नहीं है। वो 7500 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के पास होता तो उसे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक नियमित अंतराल के बाद एम्प्लॉय ने रिटायर होना है, उसे पेमेंट देनी है और हर साल 24% आपके खाते में जुड़ता भी जाना था।
तो मुझे लगता है ओपीएस पे एक बड़े ही बेहतर तरीके से हमें काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक केंद्र सरकार की प्राइवेट एजेंसी से बात करने की, तो वो तो मामला कोर्ट है, फिर नहीं होगा तो उस मुद्दे को लेके कोर्ट में जाया जाएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, भाजपा इस पे साफ कह रही है कि हम तो नहीं दे पाएंगे, देंगे तो मोदी जी देंगे, ना जाने कब देंगे। कांग्रेस की बड़ी हैरानी आती है। देखिए, हम साफ कहते हैं कि जब ओपीएस लागू हुई थी तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, यहाँ माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, यानी चाकू तो भाजपा का था, लेकिन कर्मचारियों का भविष्य का कत्ल तो कांग्रेस ने किया था। तो दोनों कातिल हैं। लेकिन आज वोटों के लिए कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। आपने जब कर्मचारियों के भविष्य पर चाकू चलाया था, जब उनके भविष्य की हत्या की थी, तब आपको पता नहीं लगा था ये गलत है? क्योंकि उस समय आप सत्ता में थे। 104 करोड़ रुपए इंसेंटिव मिला है हिमाचल प्रदेश सरकार को। 104 करोड़ रुपए में कर्मचारियों का भविष्य बेचा गया इस प्रदेश में, जिसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस है। आज किस मुंह से वो कर्मचारियों की हितैषी बन रही है? देखिए, मुझे लगता है कर्मचारियों को इसे बेहतर तरीके से समझना होगा और उसके बाद ही इस पर अपना निर्णय बनाना होगा। जी, तो देख रहे हैं आप, फायर ब्रांड नेता हैं पूरे आम आदमी पार्टी के पंकज पंडित जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं और हर मुद्दे पे बड़े बेबाकी से और पूरे पुरजोर तरीके से अपनी राय रखते हैं। इनका ये अंदाज़ पहले से हम जानते हैं क्योंकि पत्रकार साथी रह चुके हैं पहले। और आगे जानेंगे। सर, कब तक लिस्ट जारी हो रही है आपकी? देखिए, मुझे लगता है आचार संहिता लगते ही हमारी भी सूची आ जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा अब। क्योंकि जानबूझकर मुझे लगता है कि भाजपा जो है बौखलाई हुई है और भाजपा को लगता है कि जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है, इसलिए वो सरकारी खर्चे पे अधिक से अधिक रैलियां करवाने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये सब काम नहीं आएगा। हमारी सूची भी आ जाएगी। मुझे लगता है 15 के बाद कभी भी हमारी अगली सूची जो है वो जनता के बीच होगी। तो देखा आपने, कभी भी 15 के बाद इनकी सूची भी जारी हो सकती है। और ये कह रहे हैं कि सरकारी खर्चे पे बीजेपी जो है अपना प्रचार कर रही है काफ़ी ज़्यादा। और भी इन्होंने चीज़ें कही भाजपा सरकार के खिलाफ, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, और तालिबान के खालिस्तान के मुद्दे पे आपके मुंह में बार बार तालिबान आ रहा हूँ, तो तालिबान समर्थक तो भाजपा है। इनके एक मंत्री हैं जो तालिबान भेज रहे हैं आजकल एम्प्लॉइयों को। अफगानिस्तान, हाँ, तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में है ना, वहाँ तो अब तालिबान का सरकारीकरण हो चुका है ना। तो अफगानिस्तान तभी भेजा जा सकता है अगर आपके तालिबान से बेहतर संबंध हो। तो पता नहीं कौन सी डीओ बुक लाए हैं जिससे सीधे वो अफगानिस्तान भेजते हैं। तो मैंने कहा, आपके मुंह पे बार बार तालिबान आ रहा है, तो क्यों ना मंत्री जी का अफगानिस्तान ऐसे ही उठा दिया जाए। तो ये चंबा की जो उपाध्यक्ष जो विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष हैं, उन पे मारा है कटाक्ष, उन पर बैटिंग की अभी पंकज जी ने। और दर्शकों बताइएगा हमको कैसी लगी आपको इंटरव्यू इस प्रकार के। आपको पता है हम सीरीज़ चला रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों के नेताओं से हम पूछ रहे हैं सवाल। और जैसे ही लिस्ट जारी होती है उसके बाद हम आपके क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स होंगे उनका विजन भी पूछेंगे आपके लिए कि वो अगर कल को एमएलए बनकर आते हैं तो उनका विजन क्या रहेगा क्षेत्र को लेकर। इस प्रकार की इंटरव्यूज़ जो हैं वो जारी हैं। और भी कई पॉलिटिकल कार्यक्रम जो हैं हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर आप इस इंटरव्यू को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। और अगर इसे आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो उससे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस प्रकार की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। पंकज सर, आपने समय दिया हमको और इतने बिजी शेड्यूल के बीच में, धर्मशाला में ज़्यादा होते हैं आप आजकल, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।